हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम आप सभी को। माय नेम इज ऋषभ जोशी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज का ये मेरा वीडियो रहने वाला है सीए फाइनल पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, जैसे कि आप एफआर के पेपर में एग्जाम्पशन कैसे ला सकते हैं। मुझे 67 मार्क्स आए थे अपने एफआर के पेपर में। आंसर कॉपी में मुझे 64 मार्क्स थे, बट मार्कशीट में मुझे 67 मार्क्स थे। एंड आपको एज पर एबीसी एनालिसिस पढ़ना चाहिए या फिर आपको फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए। आपको एग्जाम में आंसर्स को कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए एंड कई सारे और जो बातें हैं, आपको कितने दिन में रिवाइज करना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर में आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें अच्छे से, आप स्किप ना करें, तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे एंड आप एफआर के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को। सबसे पहला बात, हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कहाँ से पढ़ना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूट, स्टडी मटेरियल और अदर बुक्स। अब देखिए, आप एफआर दो जगह से पढ़ सकते हैं, या तो आप आईसीआई स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं या फिर आपने जहाँ से भी क्लासेस ली है उनके बुक से आप पढ़ सकते हैं। अब मैं अपना बताता हूँ, मैंने अपने सीए फाइनल में जितना भी पढ़ा सब स्टडी मटेरियल आईसीएआई से ही पढ़ा। एंड अगर आप किसी अदर बुक से पढ़ते हैं तो देखिए कि क्या आईसीएआई स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस सारे क्वेश्चंस क्या अदर बुक्स में अवेलेबल हैं। अगर ऐसा है तो आप अदर बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आईसीएआई स्टडी मटेरियल से ही पढ़ें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स प्लस करंट एग्जाम में जिसमें आप अपियर होने वाले हैं उन सब का आप आरटीपी एंड एमटीपी मैंडेटरी बनाएं, खुद से लिख कर। ऐसा ना करें कि सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ऑडिट कर लिया। मतलब आपको आरटीपी एंड एमटीपी पिछले 3 अटेम्प्ट का प्लस आप अगर इस बार एग्जाम देने वाले हैं नवंबर में, तो आप इन सब का आरटीपी को लिख कर जरूर बनाएं एंड एमटीपी को भी। एंड खाली आप क्वेश्चंस को ही देख के, यानी आप उसी में सॉल्व करने ना बैठे, आप लिख कर इसे जरूर बनाएं। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल, हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। अब देखिए, आप सभी को एफआर में आंसर्स को एज पर आईसीएआई स्टडी मटेरियल को ही प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन आप सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एग्जाम में पूरा जैसे बुक में एज इट इज लाइंस ड्रॉ करके लिखा हुआ है, क्या वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है। तो आंसर इज नो। आपका एग्जाम में कंटेंट जो भी आपने लिखा आंसर में वह मैटर करता है, न कि लाइंस ड्रॉ करना स्केल से। अगर आपका कंटेंट का आंसर, अगर आपका जो कंटेंट है आंसर का 100% सही होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी आप कोई भी आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो उस आंसर के स्टार्टिंग में, मिड में एंड लास्ट में थ्योरी को ज़रूर लिखें। वह क्वेश्चन जिस भी इंडेस का है उस इंडेस के बारे में आप अपने लैंग्वेज में थ्योरी जरूर लिखें। इससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा ही होगा। जैसे देखिए, मैं आपको अपना एफआर का आंसर कॉपी दिखाता हूँ। अब देखिए, ये एक इंडेस का क्वेश्चन था। मैंने उसमें स्टार्टिंग में लिखा एज पर इंडेस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। स्टार्टिंग में मैंने ये लिखा, मैंने कोई भी लाइंस वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं किया था। ये 12 नंबर का क्वेश्चन था एंड इसमें मुझे 10.5 नंबर मिले। एंड मैंने जर्नल एंट्रीज में भी कोई लाइंस वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं किया था। एंड फिर मैंने सेकंड में लिखा कि एज पर इंडिया 609 इफ देयर इज अ चेंज ऑफ मोर देन 10% देन इट इज रेफर्ड टू एज अ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन। ऐसे करके मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा। फिर उसके बाद लास्ट में भी मैंने लिखा कुछ थ्योरी। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर्स, आपका जो मार्क्स है वो आपका इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब एक और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए। अब इस क्वेश्चन में ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। इसमें मतलब मैंने कहीं भी थियरी नहीं लिखा था। मतलब इसमें बोला था कि आप एनसीआई निकाल दीजिए, गुडविल या फिर जीबीपी है तो वो निकाल दीजिए।
NCI ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालिए एंड होल्डिंग कंपनी का शेयर निकालिए। तो मैंने सभी कुछ अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था, मेरा कंटेंट सही था, लेकिन मैंने इसमें थियरी कहीं भी नहीं लिखा था, शायद जल्दीबाजी में छूट गया था। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मुझे 4.5 मार्क्स मिले, मतलब 0.5 लगता है वो थ्योरी की वजह से कट गया। तो आप थ्योरी तो ज़रूर लिखें। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और भी ध्यान रखेंगे कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आए अगर आपको, तो उस जर्नल एंट्री में नरेशन को ज़रूर लिखें, बाकी आप लाइंस ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अब आइए तीसरा इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, क्या हमें फुल सिलेबस करना चाहिए या फिर हमें ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग में पढ़ना चाहिए। देखिए, मैंने जब प्रिपरेशन किया था FR का तो फुल सिलेबस का किया था, मैंने ABC एनालिसिस फॉलो नहीं किया था। अब मैं इसके पीछे का आपको रीज़न बताता हूँ। मान लीजिए अब जैसे कि मैंने किसी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया या फिर बांटा, दैट इज़ A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड C इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। उसी तरह वैसे ही मतलब मेरा दिमाग भी उस चैप्टर पर फोकस रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट काफ़ी छोटा सा चैप्टर है एंड अगर आप इसे बांटोगे तो आप इसे C कैटेगरी चैप्टर में ही बांटोगे, एंड जैसे ही आपने इसे C कैटेगरी में बांटा यानी कि ये लेस इम्पॉर्टेंट है या फिर आप इस पे कम फोकस करना चाहते हैं या ये स्मॉल चैप्टर है, तो उसी तरह आपका दिमाग भी इस पे रिएक्ट करेगा एंड इस चैप्टर पर मिनिमम फोकस करेगा। एंड अगर लास्ट में अगर आपके पास टाइम की कमी हो गई मान लीजिए, तो आप इस स्मॉल चैप्टर को इग्नोर ही कर देंगे या फिर आप इसे छोड़ के ही चले जाएंगे एग्जाम में। एंड एग्जाम में ये सब छोटे छोटे चैप्टर से 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आप छोड़ देंगे तो ये फिर आपका छूट जाएगा ये क्वेश्चन। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको सभी चैप्टर्स पर इक्वल फोकस करना चाहिए, बिकॉज सभी चैप्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो इंडेस 109 हो या फिर इंडेस 113 हो एट्सेट्रा। आप CA फाइनल में हैं, आपको सभी चैप्टर्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है या फिर जिन्हें आप A कैटेगरी चैप्टर्स बोलते हैं वह इतना टफ आ जाता है या फिर इतना लेंदी आ जाता है या फिर उसमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट आ जाता है मतलब जिससे बहुत ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो फिर उसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर गलतियाँ हो जाती हैं। एंड उस समय फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो ही आपको हेल्प करते हैं मार्क्स लाने के लिए। तो आप फुल सिलेबस करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को खुद से लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर डायरेक्ट बुक से ऑडिट करके पढ़ना चाहिए। देखिए, जब भी आप फर्स्ट रिवीजन करें तो खुद से सारे लिखकर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ऑडिट बिल्कुल भी ना करें। फिर उसके बाद सेकेंड रिवीजन में जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगता है सिर्फ उन्हें ही लिखकर प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आपको रिवाइज करना है तो आप डायरेक्ट ऑडिट करके भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिफ्थ इम्पॉर्टेंट बात, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें अपने मन से वर्किंग्स कर सकते हैं या फिर हमें सेम टू सेम वर्किंग्स एज पर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल करने होंगे। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम में तो आपका आंसर का जो कंटेंट है वो 100% मैच करना चाहिए एज पर ICAI स्टडी मटेरियल। अगर आपको वर्किंग्स भी एज पर ICAI स्टडी मटेरियल ही आप अगर बनाते हैं, आप वर्किंग्स पहले और बाद में आंसर के बना सकते हैं, बट वर्किंग्स अगर आप बनाते हैं सेम टू सेम एज पर ICAI स्टडी मटेरियल तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एंड आपको वर्किंग्स एज पर ICAI स्टडी मटेरियल बनाना मैंडेटरी है। आइए देखते हैं सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट बात, FR में कुछ कुछ बड़े टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंड एस 101 एट्सेट्रा। इन सभी के सारे क्वेश्चंस को करने चाहिए या फिर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करना चाहिए। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन एट्सेट्रा, इन सभी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे मैंने उन सभी को अच्छे से किया था
प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी के क्वेश्चन है मैंने उनको किया था। सारा थ्योरी का क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। अब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2-2 लाइन के हैं लेकिन उनका आंसर 3-3 पेज का है, वह सब को मैंने क्या किया था, स्किप कर दिया था। अब इंडेक्स 101 ये सब चैप्टर्स में बहुत सारे आपको थ्योरी दिए हुए हैं। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ सकते हैं तो आप इन सब का एटलीस्ट क्वेश्चन करके चले जाइए, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आइए देखते हैं 7th इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम के लिए एफआर को कितना टाइम अलॉट करें रिवीजन के लिए, फॉर एग्जांपल 7 डेज और 3 डेज और 1.5 डेज और 10 डेज एट्सेट्रा। अब मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि एफआर के एग्ज़ाम के से पहले कोई 7 दिन अलॉट करता है तो कोई 10 दिन अलॉट करता है, मतलब कोई 7 दिन पहले से ही पढ़ना शुरू कर देता है या कोई 10-10 दिन दे देता है एग्ज़ाम से पहले। मैंने 2 दिन अलॉट किया था एफआर के एग्ज़ाम से पहले, डैट इज़ 2 डेज़ में मैंने पूरा एफआर को रिवाइज़ किया था। रीज़न इज़ मुझे पता है कि आगे जाकर बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे 1.5 दिन ही मिलने वाले हैं तो मुझे रिवाइज़ करने के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी 2 डेज़ में ही एफआर को रिवाइज़ करें इसे। फिर आपका दिमाग को भी आदत हो जाएगा कि आप 1.5 दिन में आप रिवाइज कर पाएंगे, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं 8th इम्पॉर्टेंट बात, हाउ टू स्कोर एग्जम्पशन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया, अगर आप इसे फॉलो करते हैं फुल डिसिप्लिन के साथ तो आपको एग्जम्पशन लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड आप सभी चैप्टर्स, चाहे वो स्मॉल चैप्टर हो चाहे वो बिग चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, आप किसी भी चैप्टर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कभी भी गलती से भी कि आप पूरा का पूरा चैप्टर ही छोड़कर चले गए। मान लीजिए कोई चैप्टर ऐसा है, जैसे इंडेक्स 101 मुझे थोड़ा सा बोरिंग भरा लगता था, तो मैंने क्या किया कि उसका जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उस क्वेश्चंस का मैंने वो करके मैं गया था एग्जाम में, एंड जो थ्योरी था मैं उसे स्किप कर दिया था। ऐसा नहीं किया मैंने, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं था जो मैं पूरा ब्लंटली पूरा छोड़कर चला गया। एंड आप भी कोई भी चैप्टर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जो भी आपको टफ लगता है या टाइम की अगर आपके पास कुछ कमी हो जाती है तो आप उसका प्रैक्टिकल पोर्शन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आप उसको जरूर देखेंगे एंड 100 मार्क्स का क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको एग्जाम्शन लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू। सब्सक्राइब CA ऋषभ जोशी।